आज की ये कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें कोई छोटा सा भी सुराग नहीं मिल पा रहा था कि जिससे उस कातिल की पहचान की जा सके। कत्ल करने वाला अपराधी घर में ही छुपा था, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन जब कातिल के बारे में पता चलता है तब सब सन्न रह जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये घटना क्या थी और इस खौफनाक घटना को कौन अंजाम देता है। वीडियो के अंत तक बने रहना। राजस्थान के भरतपुर में पवन शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। पवन शर्मा काफ़ी सीधा साधा इंसान था। उसका स्वभाव सभी के प्रति बड़े ही प्रेम पूर्वक था। उसकी शादी 3 जून 2015 को रीमा शर्मा नाम की लड़की से होती है। रीमा शर्मा कानपुर की रहने वाली थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। पवन रीमा से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद पवन दिल्ली में नौकरी के लिए चला जाता है। 4 साल तक पवन दिल्ली में और रीमा घर पर रहती है। लेकिन साल 2019 में पवन रीमा को भी अपने साथ दिल्ली ले आता है। दिल्ली में ही जहां पवन रहता था वहां पड़ोस में ही भागेंद्र नाम का भी एक आदमी रहता था। भागेंद्र दिल्ली में ही लोन दिलाने का काम करता था। भागेंद्र को सब प्यार से भोलू नाम से जानते थे। भोलू भी भरतपुर का ही रहने वाला था और शायद पवन और भोलू का एक ही गांव होने की वजह से वो दूर के किसी रिलेशन में भी लगते थे। इसलिए भोलू अक्सर पवन के घर आता जाता रहता था। यहाँ तक कि पवन जब घर पे नहीं भी होता था तो पवन से बिना पूछे भी भोलू घर पे चला जाता था। धीरे धीरे करके भोलू रीमा को पसंद करने लगता है। पवन रीमा से 10 साल बड़ा था, इसलिए रीमा पवन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन पवन रीमा से बहुत प्यार करता था। वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस दौरान रीमा कानपुर गई हुई थी, तो पवन उसको 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर लेने गया था। वहाँ एक दिन रुककर पत्नी और दोनों बच्चों को साइकिल से ही लेकर आया। भरतपुर से कानपुर तक का सफर साइकिल से ही तय करना और वापस आने में उसे पूरे 7 दिन लगे थे। इतना प्यार करने के बावजूद भी रीमा पवन से प्यार नहीं करती थी। वो भोलू से प्यार करती थी। रीमा के पवन से 2 बच्चे भी थे और भोलू भी शादीशुदा होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब पवन काम पर चला जाता था तब रीमा भोलू को अपने पास बुला लिया करती थी और इसी बीच वो कई बार एक दूसरे के साथ संबंध भी बना चुके थे। ये काफी समय तक चलता रहा। पवन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी ऐसा काम कर सकती है। 2021 में पवन ने काम छोड़ दिया और वापस अपने गांव भरतपुर आ गया। भोलू भी रीमा के पीछे पीछे भरतपुर आ जाता है। लेकिन अब दोनों का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पवन और पवन का पूरा परिवार रहा करता था। अब रीमा एक प्लान बनाती है और भोलू को फोन करके समझाती है कि मैं रात को सबके खाने में नींद की गोली मिला दूंगी, जब सब गहरी नींद में होंगे जब तुम आ जाना। अब प्लान के मुताबिक रीमा रोज ही ऐसा करने लगी और जब सब सो जाते वो भोलू को अपने कमरे में बुला लेती थी। रीमा के साथ उस कमरे में पवन भी रहा करता था, लेकिन नींद के कारण उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता था। इसी तरह से ये कार्यक्रम रोज चलने लगा। लेकिन एक रात 29 मई 2022 को रीमा उस रात भी पहले की तरह सभी को खाने में नींद की दवा देकर सबको सुला देती है और फिर से भोलू को फोन लगाकर कहती है कि आ जाओ, मिलने का मन कर रहा है और घर के सभी लोग भी सो गए हैं। इतना सुनते ही भोलू भी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने साथ बाइक से अपने दोस्त को भी ले जाता है। भोलू का दोस्त रीमा के घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है और भोलू सीधा रीमा के कमरे में जाके खड़ा हो जाता है और वो हमेशा की ही तरह संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इस बीच पवन की नींद खुल जाती है। शायद उस रात दवा का असर सही से नहीं हुआ था और जब वो रीमा और भोलू को एक साथ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो पाता कि जिस रीमा से वो प्यार करता है वो उसके पीठ पीछे धोखा दे रही है। पवन गुस्से में लाल हो जाता है और वो दोनों को मारने को दौड़ पड़ता है, लेकिन वो अकेला होने के कारण वो दोनों पवन पर भारी पड़ जाते हैं। रीमा भोलू मिलकर बड़े ही दर्दनाक तरीके से उसे मार डालते हैं। भोलू अब अपनी मदद के लिए बाहर खड़े अपने दोस्त को भी बुला लाता है और अब दोनों पवन की लाश को बाइक पर लाद कर निकल जाते हैं और रीमा घर पे ही रहती है। पवन के शव को पवन के ही घर के पास की एक नहर में पत्थर बांधकर फेंक देते हैं। पवन के फोन को भी वो तोड़कर वो पहले ही फेंक आते हैं। वो शव को ठिकाने लगाने के बाद खुद भी फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों ने पूरे 6 महीने तक एक दूसरे से कोई बात और कोई कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि उन दोनों ने पुलिस के डर से पहले ही बात कर ली थी कि हम 6-7 महीने तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब जब सुबह होती है तो पवन घर पे नहीं था। घर वालों ने भी सोचा कि सुबह सुबह ही कहीं गया होगा, लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चलता। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। इस वजह से उसे सुबह से
से शाम तक लोग ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। अब पवन का अचानक से गायब हो जाना उसके घर के सभी लोगों को परेशान कर डालता है। रीमा भी पूरा नाटक कर रही थी कि शायद वो मेरे से ही किसी बात से नाराज होकर चले गए हैं। अब पूरा दिन बीत जाने के बाद पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा तुरंत ही जाकर थाने में कंप्लेंट करते हैं कि साहब, मेरा बेटा अचानक कहीं लापता हो गया है। अब पुलिस भी कंप्लेंट के हिसाब से जांच पड़ताल में लग जाती है। काफी तलाश के बाद भी पवन का कुछ पता नहीं चल पाता। तभी कुछ टाइम बाद करवा चौथ आता है, तो पवन के घर वालों का विश्वास बना रहे, इसलिए रीमा पवन के नाम का व्रत भी रखती है ताकि किसी का उस पर शक ना हो। इसी बीच पुलिस को पवन की लास्ट लोकेशन मिल जाती है, जो कि उसी के घर की होती है। अब पुलिस को पवन की पत्नी रीमा के ऊपर शक होता है, तो उससे पूछताछ के लिए बुलाती है, मगर पवन के पिता पुलिस को रीमा से किसी भी तरह की पूछताछ के लिए मना कर देते हैं और ये कहा कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। इसके बाद पुलिस फिर से पवन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन पुलिस के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं और रीमा और भोलू बेफिक्र हो जाते हैं। दोनों को भरोसा हो जाता है कि पवन की मौत का राज हमेशा राज ही बनकर रह जाएगा और उन्हें अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो दोनों गलत सोच रहे थे। रीमा की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली थी। 16 अक्टूबर की रात को वो फोन करके फिर से भोलू को बुलाती है और भोलू भी फौरन ही वहां पहुंच जाता है। और इस तरफ पवन के पिता हरिप्रसाद बेटे के लापता होने की चिंता में बाहर टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे से लाइट जली हुई देखी और कमरे से आवाज आ रही थी। जब वह कमरे के पास जा पहुंचे तो देखा उन्होंने एक बुरे सपने से कम नहीं था। जिस बहू पर वो हद से ज्यादा विश्वास किया करते थे, वो किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। फिर उन्होंने तुरंत कमरे को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस के साथ साथ भोलू के घर वालों को भी फोन कर बुलाया। पुलिस से पहले ही भोलू के घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और भोलू को लड़ झगड़ कर छुड़ा ले जाते हैं। भोलू भी आक्रोश में आकर पवन के पिता को धमकी दे देता है कि जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे ही तुझे भी मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच मत आना। ऐसा सुनते ही हरिप्रसाद का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो सारी कहानी पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी इसको पकड़ने के लिए सबूत जुटाने लगती है। इसी दौरान भोलू दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर चली जाती है। 20 नवंबर के दिन पुलिस वालों के हाथ कुछ सबूत लगते हैं और फिर तब पुलिस रीमा को फोन करके बुला लेती है। इधर पुलिस ने भोलू को भी पूछताछ के लिए दिल्ली से बुला लिया। अब दोनों से 6 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस की सख्ती से पेश आने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और सब सच बता दिया। अब पुलिस भोलू की बताई गई नहर में शव को ढूंढने का काम करती है। अब नहर में बस एक बोरा मिलता है जिसमें 17 हड्डियां और पवन का पर्स, कपड़े मिलते हैं। इसके बाद दोनों को कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी पवन कुमार की सच्ची कहानी। अगर आप भी क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्राइम की कहानियां हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आगे भी इस तरह आप तक क्राइम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।